अच्छा रहेगा ना। क्या स्टार्ट हुआ? चलिए, टीचर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और आज का CUET 2023 के लिए ये सेशन है, ये लेक्चर है। इस खूबसूरत सेशन की शुरुआत एक लाइन से, एक बहुत अच्छी लाइन है, उसके साथ मैं करना चाह रहा हूं। बिना मेहनत के हासिल तख्ते ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्ते ताज नहीं होते, और खोज लेते हैं अंधेरों में भी रास्ते, क्योंकि जुगनू रोशनी के मोहताज नहीं होते। जय हिंद सभी को। आज CUET 2023 के बारे में हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पे हैं। और अभी आपके बोर्ड एग्जाम 10+2 के बोर्ड एग्जाम अभी खत्म हुए हैं। कुछ कॉमर्स स्ट्रीम के अभी एक पेपर बाकी है, 31 को अकाउंटेंसी का पेपर होना है। और इस बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दस्तक दे रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, वो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की बात। अगर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की हम लोग बात करें तो अभी तक आप जिस स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपका स्कूल है, उस स्कूल की जो भी चीजें आपने सीखी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी कि आप अब किस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर रहे हैं, किस कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी या कॉलेज का चॉइस अब जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है वो है CUET, कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो कहने का मतलब, या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अगर इसको कहें, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या क्या इसका बात करेंगे, इसमें क्या कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज रहेंगी, एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए, सिलेबस क्या रहेगा, और एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, जिससे आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। चलिए आइए वन बाय वन हम लोग बात करते हैं। बेसिकली CUET 2023 कॉमर्स स्ट्रीम के लिए ये मेरा सेशन है कि कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर का जो इंपॉर्टेंट फेज आपका आने वाला है, अभी आपका स्कूल या एकेडमिक जो भी चल रहा था, उसके आगे अगर हम बात करें तो अब आपकी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने जा रही है, या कहें कि कैरियर का सबसे जो क्रूशियल पार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अभी आप 2023 में बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। अगर आप 3 इयर्स या 4 ईयर का ग्रेजुएशन करते हैं तो 2017 या 2016 में आप ग्रेजुएट होंगे, और कहां से ग्रेजुएट होंगे उसकी नींव आज आप रख सकते हैं, और उसकी तैयारी के लिए क्या आप स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे उसको यहां पे हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये CUET 2023 है क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कुल मिला के देखा जाए तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज और साथ ही साथ कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक कंबाइंड एग्जाम है, एक टेस्ट है, जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया गया है। अगर हम देखें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में इससे पहले क्या प्रोसेस होता था एडमिशन का, तो कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे आपकी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज हमारे नॉर्थ इंडिया की तरफ हैं, उसकी अगर हम बात करें तो इस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का जो प्रोसेस था पहले कुछ और होता था। अब जब से CUET आया, अब इसका पैटर्न क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब के अगर हम पैटर्न, इसके कुछ पॉजिटिव या निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ध्यान से अगर हम लोग देखें तो इससे पहले मेरिट, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन होता था वो मेरिट बेसिस पे होता था। अब CUET के थ्रू हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मतलब ये एंट्रेंस टेस्ट देके हम दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन इजीली ले सकते हैं। मतलब अब आपके लिए एक पॉजिटिव बात ये आई कि आपके बोर्ड एग्जाम्स कैसे हुए, बोर्ड एग्जाम्स में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। अगर आप किसी तरीके से एक अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाए तो दूसरी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन दिलाएगा वो आपका वेट कर रही है। तो आप यहाँ पे
सीयूईटी के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है, किस तरीके से वहां एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर बीएचयू में एंट्रेंस टेस्ट पहले भी होता था, अब सीयूईटी के थ्रू ही इसका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का अपना सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होता था, वो भी अब सीयूईटी, मतलब बहुत सारी सेंटर, लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज और कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का एक कंबाइंड एक एग्जाम है जो सीयूईटी एग्जाम होता है। तो कुल मिला के आज हम लोग बात करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी की अगर बात कर लेते हैं हम, तो एलिजिबिलिटी के लिए 10+2 मतलब 12th आपको पास होना जरूरी है। 12th अगर आप पास हैं तो सीयूईटी के लिए क्या है, एलिजिबल है। एज की कोई लिमिट नहीं है, बस मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि 10+2 आपने पास किया है, ठीक है। अगर फिर उसके बाद हम बात करें स्ट्रेटजी, अभी आपने बोर्ड एग्जाम कंप्लीट किया, अपना बोर्ड एग्जाम कंप्लीट करने के बाद या बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने के बाद आपके पास पूरा अगर देखा जाए तो लगभग 35 to 45 डेज हैं या 40 डेज हैं। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कितना टाइम हो रहा है, तो ये 30 से 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं। और आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के बाद जो रेस्ट लेने की पोजीशन में आ रहे हैं, रेस्ट लेने का मूड बना रहे हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, कुछ दिन के लिए रोकना पड़ेगा। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप एक बड़ी मेहनत वाली चीज कोई कर चुके हैं, उसके बाद अगर आप रेस्ट लेते हैं तो कहा जाता है कि डोंट टेक रेस्ट आफ्टर सक्सेस बिकॉज इफ यू फेल नेक्स्ट टाइम so many lips are waiting to say that your previous victory was a luck। तो कहने का मतलब यह है कि आप एक स्टेप अगर पार कर चुके हैं, काफी आपने एफर्ट किया, बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन के बाद आप अपीयर हुए, बोर्ड एग्जाम्स आपके अच्छे हुए होंगे, उम्मीद है सबसे, और अब आप 1 महीने का आपको टाइम मिल रहा है सीयूईटी के लिए, तो आप इसमें लग जाइए, जान लगा के अपने आप को यहाँ पे प्रूव करने के लिए, अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने के लिए पूरी मन से तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी। अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स हैं आपके टोटल, देखिए जो सीयूईटी का पैटर्न है ओवरऑल, अगर हम पैटर्न की बात करें, अगर हम ओवरऑल पैटर्न की बात करते हैं तो अगर हम ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो सीयूईटी का जो पूरा सेक्शन है वो 3 पार्ट में कैटेगराइज है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला पार्ट इसका क्या है? जनरल टेस्ट का है, जनरल टेस्ट का है। फिर किसका है? लैंग्वेज का है। और फिर लैंग्वेज के बाद किसका है? डोमेन। तीनों की बातें हम लोग करते हैं कि डोमेन में क्या होने वाला है, जनरल टेस्ट में क्या होने वाला है, लैंग्वेज में क्या होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सीयूईटी के थ्रू बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। उस टेस्ट में क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है उसके बारे में अगर हम बात करने जा रहे हैं तो किसी भी कोर्स के लिए अगर एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीए करना चाह रहे हो, चाहे बीकॉम करना चाह रहे हो, चाहे बीएससी करना चाह रहे हो, चाहे बीबीए, चाहे बीसीए, कुछ भी जो करना चाह रहे हैं, उसके लिए पहला एग्जाम क्या है? इसके लिए जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट होगा, फिर लैंग्वेज का पेपर है, फिर डोमेन। डोमेन का मतलब है आपका जो 12th में सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्या क्या सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल से इस बात को बहुत आसानी से आपको समझाता हूं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास करना चाहते हैं, जनरल बीकॉम करना चाहते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस या दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम करने के लिए आपको कौन कौन से पेपर देने होंगे? लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा और साथ ही साथ डोमेन के 2 सब्जेक्ट, डोमेन के तीनों सब्जेक्ट्स देने पड़ेंगे। जैसे अगर कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो कॉमर्स में डोमेन के 3 मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है और क्या है? बीएसटी है। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स हैं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है। ये तीनों पेपर जो जनरल टेस्ट है, लैंग्वेज है और डोमेन के जो कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करने चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट का देखिए जो सिलेबस है वो क्या है? सबसे पहले तो जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का मतलब ये रहेगा कि जो भी आप बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी
इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स अभी पिछले 6 मंथ्स के हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपके जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स की बेसिक 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स के जो सिलेबस हैं वो यहाँ पे उसके क्वेश्चंस आएंगे। फिर रीजनिंग की बात करें, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यहाँ पे आपको उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि जनरल टेस्ट में बेसिक कुछ चीजें जो आपने 10th तक पढ़ा, 10th तक तो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीजें 10th तक की जो सिलेबस है उसको आपने पढ़ा ही होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन रहेंगे, उसको जनरल टेस्ट में कंसीडर किया गया है। हाँ, जनरल टेस्ट में क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 अटेम्प्ट करने हैं आपको। 60 क्वेश्चंस में से कितने अटेम्प्ट करने हैं? 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जनरल टेस्ट के। अब दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए हम जनरल टेस्ट वाला पेपर दे सकते हैं? तो हमने कहा कि जो भी 45 यूनिवर्सिटी सीयूईटी के अंडर में आ रही हैं, सीयूईटी एग्जाम को एक्सेप्ट किया है जिन यूनिवर्सिटीज ने, उसमें जनरल टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज ने चुना हुआ। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिना जनरल टेस्ट पेपर दिए आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएचयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां के लिए क्या है, जनरल टेस्ट पेपर में आपको अपीयर होना पड़ेगा। तो कुल मिला के जनरल टेस्ट पेपर अपीयर अगर आप हो रहे हैं तो उसमें 60 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और इस जनरल टेस्ट में पूछा क्या जाने वाला है आपको? बेसिक मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और करंट अफेयर से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस होंगे। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं जनरल टेस्ट के बाद, अब हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया है कि किस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से पेपर की रिक्वायरमेंट है या कौन कौन से पेपर आपको अपीयर होने होंगे अगर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो जनरल टेस्ट के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज का क्या पैटर्न है। तो अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो 13 मेन लैंग्वेजेस हैं और 20 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, 20 क्षेत्रीय भाषाएं हैं और 13 मेन जो भाषाएं हैं उसमें आपको पेपर देना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज टेस्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए। मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज एडमिशन के लिए आपका लैंग्वेज टेस्ट करना चाहती हैं। आप लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज चूज कर सकते हैं? 13 लैंग्वेज आपको दिया हुआ है। लैंग्वेज के अंदर पूछा क्या जाने वाला है? कंप्रिहेंशन पैसेज, जो कि आप पहले से ही करते आए हैं। फिर उसके बाद वर्बल एबिलिटीज उसमें रहेगा, रीअरेंजिंग द पार्ट्स रहेगा, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी, ये सारे पार्ट रहेंगे किसमें? लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज वाले पोर्शन में। कहने का मतलब दो पेपर आपने समझ लिया कि सीयूईटी का एग्जाम अगर अपीयर होना है और कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो जिन यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट जनरल टेस्ट और लैंग्वेज है तो लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं, लैंग्वेज में क्या क्या बातें पूछी जा सकती है, यहां पे आपने देखा। लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो उसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। अटेम्प्ट आपको कितने करने हैं? 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे, उसमें 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। इन 13 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इन 20 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, गुजराती, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, इसमें से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के लिए। ठीक है, अब अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, यहां पे अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम में अगर डोमेन का मतलब है मेन सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं आपके। तो कॉमर्स स्ट्रीम में मेन सब्जेक्ट्स आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है और बिजनेस स्टडीज है। अब इसमें भी एक मजे की बात यह है कि कुछ यूनिवर्सिटीज ने तीनों डोमेन के तीनों सब्जेक्ट्स में आपको अपीयर होना पड़ेगा कुछ यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है तो। जैसे बीएचयू खुद जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहता है कि तीनों अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी तीनों डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको अपीयर होना है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी ये जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है, इसका सिलेबस क्या है इसको हम लोग डिटेल में आज देखते हैं। क्योंकि जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट है वही हमने 12th में पढ़ा हुआ है और इन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पे हम सिलेक्शन ले सकते हैं। मतलब यहाँ आपके स्कोर अच्छे आ सकते हैं, यहाँ परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं जिससे आपके ओवरऑल स्कोर अच्छा हो और आप अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स के सिलेबस क्या है जिसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अकाउंट्स के सिलेबस की।
बताइए ये कितनी अच्छी बात रही अभी तक क्या होता था, मेरिट बेसिस पे आपका एडमिशन होता था या सभी यूनिवर्सिटीज का अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट देना होता था। वो सारी लिमिटेशंस या वो सारी जो पहले की चीजें थी वो खत्म करके एक नए पैटर्न पे सारी चीजें हो रही हैं। और ये नए पैटर्न का बेनिफिट क्या है कि आप पीछे क्या किए, पहले के एग्जाम्स में आपकी परफॉर्मेंस क्या रही, वो सारी चीजें भूल के नई स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी जो 1 महीने का ये टाइम है इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करके एक अच्छे यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपके कैरियर का बहुत इंपॉर्टेंट 3 या 4 साल वहां बीतेगा। और एक और जरूरी बात यह है, अच्छी यूनिवर्सिटीज के अगर बेनिफिट की बात करें हम कि क्यों अच्छी यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन जरूरी है, अगर हमारे पास पैसा है तो हम क्यों नहीं प्राइवेट अच्छी यूनिवर्सिटी जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, जहां अदर फैसिलिटीज अच्छी हो, अच्छे प्रोफेसर्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं, तो वहां हम क्यों ना एडमिशन ले। अगर हमारे पास पैसा है वहां पे हम फीस देके क्यों ना अपने ग्रेजुएशन डिग्री को वहां से कंप्लीट करें। तो इसके लिए एक बड़ी बात मैं जो सभी बच्चों को बताता हूं वो ये है कि अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यहां पे एडमिशन लेते हैं तो यहां की अच्छी बातें क्या है और किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अच्छी बात क्या है। अगर हम कहें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स या फैकल्टीज या अदर फैसिलिटीज कॉमन हो सकती है, दोनों में एक जैसी हो सकती है, या कुछ फील्ड में या कुछ सेक्टर की अगर बात करें तो वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ज्यादा बेहतर हो सकती है इन कंपैरिजन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज में। लेकिन जो सबसे ज्यादा कमी होती है, जो सबसे ज्यादा चीजों को आप लैक करेंगे वो क्या है, वो ये है कि अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन होता है तो वहां पे ऑलमोस्ट जो अच्छे आईक्यू के बच्चे हैं या जो कह सकते हैं कंपिटेंट बच्चे हैं, जो उस फील्ड के अच्छे बच्चे हैं, वो वहां पे कंपटीशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं, तो आपको एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर किसी का कैरियर या किसी की पर्सनैलिटी डेवलप या कैरियर इनहेंस या कैरियर ग्रोथ किन किन वजह से हो सकती है, तो 3 E's का कॉन्सेप्ट मैं देता हूं, E², E³ कह सकते हैं। पहला क्या हो जाता है, आप एजुकेशन कैसी ले रहे हैं, आपकी एजुकेशन कैसी है, फिर उसके बाद एनवायरनमेंट, और फिर आपका एक्सपीरियंस। तो अगर मैं बात करूं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगी, लेकिन एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, अगर जैसा कि आपने सुना भी होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, बीएचयू हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के बाद जो आपको एनवायरनमेंट मिलता है वो एनवायरनमेंट आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में शायद ना मिल पाए, कि इतने ब्रिलियंट माइंड वहां पे आते हैं और उनके साथ आप अपने आप को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर लेते हैं और अच्छी एक यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होता है तो वहां पे एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी फैकल्टीज, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट वहां आपको मिलेगा, जिससे आप और अपनी लाइफ में बेहतर कर सकते हैं। और बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड आपके कैरियर का वहां पे बीतेगा, जिससे आपके बेहतर होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि अगर आपने स्कूलिंग थोड़ा बहुत कम अच्छे से किया या बहुत अच्छे से नहीं हो पाई या अच्छा स्कूल आपका बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगर आप कॉलेज अच्छी जगह ज्वाइन करते हैं तो आपकी बहुत सारी चीजें बेहतर ऑटोमेटिक अपने आप एनवायरनमेंट अच्छा होने की वजह से हो जाती हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि अकाउंटेंसी डोमेन, कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का क्या सिलेबस है, तो पूरा 12th क्लास का ही इसमें सिलेबस है। थोड़ा सा 11th क्लास का सिलेबस कंप्यूटराइज अकाउंट से रिलेटेड है। 12th में अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी अकाउंट्स का पेपर भी नहीं हुआ है। कॉमर्स स्ट्रीम की अगर बात करें 31 मार्च को एग्जाम होने वाला है अकाउंट्स का, सीबीएसई बोर्ड का। तो अगर हम डोमेन सब्जेक्ट, कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में हम क्या क्या चीजें पढ़ सकते हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है सीयूईटी के रिगार्डिंग, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में है और बहुत इजी चैप्टर है, इजी चैप्टर्स में से एक है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप अभी आप 12th में भी जस्ट पढ़ ही रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी आप सीयूईटी के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन जब चेंज होते हैं, मतलब किसी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है,
किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, ये सारे केसेस में किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, वो सारी बातें हम लोग कहां पे देखेंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। ठीक है, फिर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप फर्म को हम क्लोज करने जा रहे हैं, बंद करने जा रहे हैं, उस केस में क्या क्या केसेस होंगे, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसके बारे में यहां बात करेंगे। फिर अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाली जो पार्ट है, उसमें हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। डिवेंचर्स और शेयर्स को इशू करने से रिलेटेड क्या प्रोसेस है, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे कहां पे, सीयूटी के अकाउंटेंसी वाले पोर्शन में। फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा, अकाउंटिंग रेशियो रहेगा और कंपैरेटिव स्टेटमेंट रहेगा, ये सारी बातें हम लोग यहां पे देखेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और फिर इसके बाद जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, 11th क्लास का कुछ पार्ट है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है, उसको यहां पे हम लोग सीयूईटी के डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में देखेंगे कि इसको कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रहेगा, फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में डेटाबेस मैनेजमेंट कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग यहां पे देखेंगे। अगर इसके बाद दूसरे डोमेन सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे डोमेन सब्जेक्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं तो उसमें इकोनॉमिक्स आता है, और इकोनॉमिक्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स देखिए 3 सब्जेक्ट्स आपके डोमेन है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज यानी बीएसटी। अकाउंटेंसी में हमने देखा कि 12th क्लास का सिलेबस है, अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद क्या है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, उसके बाद आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है एंड चेंज इन द पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह आते हैं। ये सारी बातें हम लोग अकाउंटेंसी के सिलेबस में देख लिए। अब अकाउंटेंसी के सिलेबस के बाद इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपका क्या, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में है, फिर कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर हम कहें, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर और फिर तीसरा है मार्केट बिहेवियर। तो इसमें आपका पूरा सिलेबस नहीं आ रहा, केवल क्या क्या आ रहा है, इंट्रोडक्टरी बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा और उसके बाद आपका आ जाएगा कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग क्या क्या बातें पढ़ेंगे, डिमांड पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये 3 बातें होंगी यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर। फिर अगर हम इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, माइक्रो के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, उसमें नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, उसकी बात करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, मनी एंड बैंकिंग हो जाएगा, गवर्नमेंट बजट। ये सिलेबस आपका क्या है, इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा क्या क्या है, बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके बाद क्या है कंज्यूमर बिहेवियर है, जिसमें कंज्यूमर बिहेवियर में डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके बाद जो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये सारी बातें वहां पे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने देखा कि नेशनल इनकम से रिलेटेड है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड बातें हैं, मनी एंड बैंकिंग है, उसके बाद क्या है गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी की बात है यहाँ पे। फिर आगे अगर इकोनॉमिक्स में बैलेंस ऑफ पेमेंट भी इकोनॉमिक्स में है, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो आपने 12th में ही पढ़ा है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 से 90 तक, मतलब इकोनॉमिक अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं, सोशल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं या कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ते हैं हिस्ट्री में। यहाँ पे हम लोग 1947 से 1990 तक देखेंगे कि इकोनॉमिकली कैसे भारत इंडिया डेवलप किया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, और फिर करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे। फिर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस
ऑफ इंडिया कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी किसकी किसकी करेंगे? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तीनों इकोनॉमीज की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि कैसे तीनों इकोनॉमीज ने टाइम टू टाइम ग्रोथ किया, क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लाए। तो इकोनॉमिक्स का डोमेन सब्जेक्ट में आपका सिलेबस देख लिया आपने कि क्या क्या आपका सिलेबस है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं बीएसटी की, अगर हम बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं तो बिजनेस स्टडीज में आपका ये भी 12th क्लास का ही सिलेबस है। 12th क्लास में डायरेक्टिंग आपका है, कंट्रोलिंग है, बिजनेस फाइनेंस है, फाइनेंशियल मार्केटिंग है और मार्केटिंग है, और अगर हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये पूरा आपका बिजनेस स्टडीज का सिलेबस है। मैं अगर बात करूं कि कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप सीयूईटी में अपीयर हो रहे हैं तो जनरल टेस्ट में अगर मैं देखूं कि उसमें बहुत ज्यादा आपकी कमांड नहीं है, लेकिन आपके पास 1 महीने में इतना टाइम है कि आप कुछ हद तक उसकी चीजें कवर कर सकते हैं। लैंग्वेज में आपका ठीक ठाक स्कोर हो सकता है क्योंकि लैंग्वेज आपने पढ़ रखा है, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं वो आप चूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप डोमेन तीनों सब्जेक्ट्स बढ़िया से प्रिपेयर करते हैं तो आपके लिए जो अच्छी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन 4 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का जो तरीका है वो आसानी से आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप चीजों को प्रिपेयर करते हैं उस हिसाब से। तो अगर हम कहें अगर हम बात करते हैं कि कॉमर्स स्ट्रीम में किस तरीके से आप इसको देखें। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी आपने कंप्रहेंसिव तरीके से थॉरली पूरी कंप्लीटली आपने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी प्रिपेयर किया अपने आप को बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट बाद 1 महीने बाद, बहुत ज्यादा टाइम गैप भी नहीं हो रहा है, 1 महीने बाद ये आपका सीयूईटी का एग्जाम भी होने वाला है। तो सीयूईटी के एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चंस होने वाले? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होने वाले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप जब भी पढ़ रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम की बात नहीं मैं कर रहा हूं, जब आप तैयारी कर रहे हो उस समय आपको देखना है 4 ऑप्शंस। कभी कभी ऐसा होगा कि 4 ऑप्शंस आपके हैं और चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होने वाला है, और आप जब प्रिपरेशन के पीरियड में हो, जब आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन सही है वो तो सही है, आपको पता चल रहा है, लेकिन जो अदर 3 ऑप्शंस गलत हैं वो गलत क्यों है, इसके बारे में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, तब आप और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी हम लोग जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे, इसमें जितना भी हम लोग को प्रैक्टिस करना है, सीयूईटी की कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे या क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करेंगे, वो तीनों सब्जेक्ट्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, तीनों सब्जेक्ट्स में सारे ऑप्शंस पे हम लोग डीप डिस्कशन करेंगे। और डीप डिस्कशन ऐसा होगा कि चारों ऑप्शंस में जो ऑप्शन सही है तो सही क्यों है, बाकी तीनों गलत हैं तो उसके भी रीजंस हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे क्यों गलत है। इस तरीके से हम लोग सारी चीजों को चलाने वाले हैं। और अगर हम देखें कि सीयूईटी में और भी क्या हमारे पास ऑप्शंस है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए करना चाहते हैं, मान लीजिए बीए में एडमिशन आप लेना चाहते हैं, बीए चाहे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं, ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूं, अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तब भी आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपके डोमेन जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बीएसटी हैं, यही तीनों पेपर देके आप बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिस्ट्री या बीए इकोनॉमिक ऑनर्स या कह सकते हैं बीए ज्योग्राफी ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में ही जो भी टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका डोमेन सब्जेक्ट्स का ही होगा। तो ये अच्छी बात है। और मैथ स्ट्रीम का कोई बच्चा है, मैथ स्ट्रीम का अगर वो भी देना चाहता है बीए के लिए, तो उसको भी 12th क्लास का जो सिलेबस है मैथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर पीसीएम का है, अगर बायो का है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डोमेन सब्जेक्ट्स को देके वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए के लिए एडमिशन ले सकता है। ये सारी बातें हम लोग की थी अभी तक की सीयूईटी में क्या क्या सिलेबस है कॉमर्स का। अगर हम बात कर लें लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, और अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हम आपके साथ जब प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, तो उस समय देखेंगे कि चारों ऑप्शंस के साथ साथ
चारों ऑप्शंस पे डीप डिस्कशन होगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है और सही क्यों हो रहा है और गलत वाले ऑप्शंस भी गलत क्यों हो रहे हैं। ये सारी बातें हम लोग की होने वाली है। तो इस कोर्स को या इस चैनल पे आप अपने आप को रेगुलर अपडेट लेके आप आके इस चैनल से सारी चीजें जो सीयूईटी की रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं उसको आप सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 कंप्लीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हम इजिली अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी जस्ट आपने बोर्ड एग्जाम में वो सारी चीजें पढ़ रखी हैं जो आपके सीयूईटी के सिलेबस में आने वाला है। तो बस जरूरत क्या है, आपको कैटलिस्ट की तरह हम लोग काम करने वाले हैं। कैटलिस्ट जैसे आपकी कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, वैसे हम आपकी परफॉर्मेंस और बेहतर करने के लिए कुछ इस तरीके से बूस्टअप वाली चीजें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपके जो सीयूईटी कॉमर्स स्ट्रीम के आपके छोटे भाई बहन या जो आपके दोस्त या आपके और भी जो जान पहचान के लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, और हाँ तो उनको शेयर करिए और हम लोग रेगुलर तरीके से इस सीयूईटी की प्रिपरेशन को और बेहतर और बूस्टअप करते हैं। थैंक यू।